हाँ, एनर्जी किसके पास होती है? एनर्जी एक ऐसे एजेंट के पास होती है जो फोर्स लगा सकता है और डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। अगर उसके पास ये कैपेसिटी है तो हम क्या बोलेंगे? उसके पास एनर्जी है, क्योंकि फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करना ये क्या है? वर्क। सो एनीथिंग विच कैन डू द वर्क, विच हैज ए कैपेसिटी टू द वर्क, वी से इट हैज एनर्जी। उस समय वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इस चीज का इंडिकेटर नहीं है कि उसके पास एनर्जी है या नहीं है। अगर मेरे हाथ में कोयले का एक टुकड़ा है और वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, या पेट्रोल की एक बोतल है जो कुछ भी काम नहीं कर रही है, इट डज नॉट मीन कि उसके पास एनर्जी नहीं है। उसको अगर पेट्रोल को मैं मोटरसाइकिल में डालूंगा तो मोटरसाइकिल का इंजन चलाऊंगा, एक डिवाइस चलेगी, वो डिवाइस उस पेट्रोल के कारण एक वर्क करेगी, फोर्स लगाएगी और डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मीन्स इट हैज डन द वर्क। लेकिन अगर पेट्रोल नहीं डालूंगा तो वो वर्क नहीं करेगी। इसका मतलब कि वर्क करने की कैपेसिटी मोटरसाइकिल में है कि पेट्रोल में? पेट्रोल में। खाली मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। तो मोटरसाइकिल के पास एनर्जी नहीं होती। एनर्जी किसके पास होती है? पेट्रोल के पास। मोटरसाइकिल एक डिवाइस है जो उसमें से एनर्जी को निकालती है, निकाल के उसके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और ये जो प्रोसेस है कन्वर्शन का, इस कन्वर्शन में जो होता है उसको हम वर्क डन बोलते हैं। क्या होता है? मोटरसाइकिल आगे चलती है, दैट इज वर्क डन। एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्शन की जो प्रोसेस होती है, दैट इज वर्क डन। एनर्जी खर्च नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है एनर्जी का, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे मिथ हैं, गलत धारणाएं हैं, सही धारणाएं हैं, वो आपको सब ठीक करनी है। ओके, तो पहली चीज तो ये एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू द वर्क। दूसरा, ये जो कैपेसिटी टू डू द वर्क होती है, इसके हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन कर लिए कि कोई चीज कैसे काम करती है, किस तरह की उसके पास एनर्जी होती है, उसके हमने नाम रख लिए। जैसे समुद्र से, सी से पानी ऐसे आता है, उसकी वेव, बहुत सारी वेव, बहुत बड़ी वेव ऐसे आ रही है, वो इतना पानी है, कितने टन पानी है, और ऐसे चलकर आता है, उसके पास वेलोसिटी होती है। तो वो जो पुश करेगा, दैट पुश विल बी हैविंग ए वेरी लार्ज फोर्स। अगर हमने उसके सामने एक घूमने वाला पंखा, टरबाइन लगा दिया, तो वो आके टरबाइन को ऐसा हिट करेगा, टरबाइन चलेगी। उस टरबाइन के चलने से जनरेटर चलेगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। वर्क इज डन। वर्क इज डन किसने किया? वेव ने किया, टाइड्स ने किया। सो वी कॉल दिस एनर्जी इज टाइडल एनर्जी, क्योंकि सोर्स का नाम क्या है? टाइड्स, हमने उसके साथ जोड़ दिया। बट दिस इज एनर्जी टू डू द कैपेसिटी टू द वर्क। उसी तरह से हमने एक कोयले का टुकड़ा लिया और दूसरा एक वो टुकड़ा लिया पत्थर का जो नीचे पड़ा है, वो भी काले रंग का। दोनों को हमने जलाया, लेकिन कोयले में एक क्वालिटी है, इट मेक्स ए केमिकल रिएक्शन, C+O2, CO2 प्लस ए लॉट ऑफ हीट इज देयर, बहुत सारी हीट निकलती है। लेकिन दूसरे कोयले में जब आप दूसरे पत्थर में अगर आग लगाते हैं तो उसमें रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज दैट इज नॉट सी, वो कोयला नहीं है, कोई दूसरा पत्थर है, वो नहीं जलता है, केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, उसमें से हीट नहीं निकलती, वो स्टीम नहीं बना सकता, हमारा पावर हाउस नहीं चला सकता। तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी पत्थर के पास एनर्जी नहीं है, कोयले के पास एनर्जी है। हमको कैसे पता लगा? हमने केमिकल रिएक्शन कराया, C+O2 is CO2 प्लस लॉट ऑफ हीट। कौन सा रिएक्शन कराया? केमिकल। इसलिए इस एनर्जी का नाम क्या रख दिया? केमिकल एनर्जी। ठीक है। इसी तरह से जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वो स्टीम बनता है, स्टीम बन के जिस कंटेनर में रहता है उसी पर पुश करता है। वहां अगर हम पिस्टन लगा देंगे तो उस पिस्टन को धक्का देगा और उससे ट्रेन चल पड़ेगी।
वहां अगर हम टरबाइन लगा देंगे तो वो स्टीम जाके उस टरबाइन को पुश करेगी, टरबाइन घूमेगी, उससे हमारा पावर हाउस चलेगा। तो स्टीम को जो हम दे रहे हैं वो क्या है? हीट। इसलिए उसका नाम क्या है? हीट एनर्जी। इस तरह से वर्क करने की कैपेसिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम उस एनर्जी का नाम रख देते हैं, ठीक है। अदरवाइज एनर्जी इज एनर्जी, व्हाट इज दैट? कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो इस तरह से हमने इसके बहुत सारे टाइप बनाए और टाइप सोचे, जिस तरह की हमको नई नई तरह की मिली उसके हमने टाइप सोच लिए। लेटेस्ट सबसे लास्ट में हमको ये मिली न्यूक्लियर एनर्जी। जब किसी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं या दो न्यूक्लियस को जोड़ते हैं, बहुत सारी हीट निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। चूंकि न्यूक्लियस से निकली इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसलिए नाम में कोई बड़ी चीज नहीं है। एवरीवेयर व्हाट वी फाइंड दैट इट हैज ए कैपेसिटी टू डू द वर्क। ये सब एनर्जी आपकी पहचान में होती है। हाँ, हमें क्या जानना है अपने नॉलेज में कि जो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं उसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसका आंसर है, उसके लिए हम किसी न किसी मशीन को यूज करते हैं, किसी न किसी डिवाइस को यूज करते हैं, और ये नॉलेज आपको होना चाहिए। ये छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है और कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, एनर्जी के जो फॉर्म अभी हम बात कर रहे थे, केमिकल एनर्जी कब होती है? थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन की डेफिनेशन। केमिकल एनर्जी व्हेनेवर देयर इज ए केमिकल रिएक्शन एंड देयर इज ए एनर्जी आउटपुट फ्रॉम द रिएक्शन। इसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, एक्सोथर्म रिएक्शंस। ओके, इसी तरह से साउंड एनर्जी। क्या साउंड में एनर्जी होती है? आंसर है यस। व्हेनेवर वी स्पीक द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर वाइब्रेट, that makes the sound, and vibration is again force into displacement, that is a work done, so that is also a energy. Electrical energy, the electrons are moving in a conductor. When the electrons move, they strike with the atoms and produce lot of heat and the bulb glow. When the electricity moves, then it makes a magnetic field, because of which a fan runs, work is done. So electricity has a capacity to do the work. What we will call that energy? Electrical energy. So now we come to conversion. हाँ, एक चीज और important, mechanical energy. What is meant by mechanical energy? Mechanical energy is fundamental or the basic energy what we need to run the nature, to configure the nature. क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन और ड्यू टू पोजीशन। ड्यू टू मोशन और पोजीशन, ये दो चीजें आप याद रखिए। इनके कारण जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को क्या कहना है? मैकेनिकल एनर्जी। जैसे एक वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल फ्लो हो रहे हैं और उसके सामने हमने एक टरबाइन रखी, ये फ्लो होके इसको ऐसे हिट करेंगे, टरबाइन चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो हमने क्या कहा कि टरबाइन चलाने के लिए हमने एनर्जी कहां से ली? चलते हुए पानी से। पानी के पास क्या है? मोशन। चूंकि पानी के पास मोशन है इसलिए उसके पास एनर्जी है। तो मोशन के कारण जो एनर्जी है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज इट कैन रन द मशीन, इट कैन गिव मोशन टू अनदर डिवाइस, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। पोजीशन के कारण भी मैकेनिकल एनर्जी होती है। हमने एक बॉल लिया यहां पर और यहां टरबाइन रखी, टरबाइन के ऊपर यहां बॉल रखा, टरबाइन नहीं चली। अब हमने क्या किया? उस बॉल पर वर्क किया, mg फोर्स उसको हाथ में लिया और ऐसे ऊपर उठाते चले गए, h डिस्प्लेसमेंट करते चले गए। हाउ मच इज द वर्क डन? mg h। करते 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 हमने 2 मीटर ऊपर ले जाके छत पे बॉल को रख दिया। हमने अपनी एनर्जी खर्च की, वर्क किया और वर्क करके बॉल को वहां रख दिया, हमारी एनर्जी कम हो गई।
लेकिन कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है? एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड। तो हम ये कहते हैं कि ट्रांसफर उस पर हुई जिस पर हमने काम किया। हमने वर्क किस पे किया? बॉल पे। तो बॉल के पास वो एनर्जी चली गई, इट इज ट्रांसफर टू द बॉल। और उसके कारण बॉल की क्या चेंज हुई? पोजीशन। पहले बॉल यहां थी, अभी बॉल छत पर है, तो उसके पास एनर्जी आ गई। अब इसका क्या सबूत है कि उसके पास एनर्जी आ गई? तो हमारा आंसर है, इसका सबूत है, छत से बॉल को छोड़ दीजिए और नीचे टरबाइन, ऐसे बॉल गिरेगी, इसको हिट करेगी, 2-4 चक्कर घुमा देगी, ठीक है। और यहीं पर वही बॉल को जब हमने पहले रखा था तो क्या वो घुमा पाई थी? नहीं घुमा पाई। यहां वाली पोजीशन वाली बॉल इसको नहीं घुमा सकती, ऊपर की पोजीशन वाली बॉल को ऑर्डर करते हैं तो वो ऐसे गिरती है और इसको घुमा देती है। तो क्यों? उसके पास कैपेसिटी है वर्क करने की। क्यों है कैपेसिटी? क्योंकि उसकी पोजीशन ऊपर है, उसकी पोजीशन इस बॉल से अलग है, पोजीशन के कारण उसके पास एनर्जी। इस तरह की एनर्जीज जो होती हैं, जो मोशन से और पोजीशन से रिलेटेड होती हैं, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी किस काम में आती है? अगेन मोशन और पोजीशन को चेंज करने, मोशन को चेंज करना और पोजीशन को चेंज करना, इसके लिए जो एनर्जी काम आएगी उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। जैसे पंखे को हम देते कौन सी एनर्जी है और कौन सी एनर्जी बन जाती है? करेक्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और जब वो मोशन में आता है तो कौन सी बन गई? मैकेनिकल एनर्जी बन गई। समझ आया? जब भी हम किसी चीज से मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो मोशन होके क्या बना देती है? मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा, हम डायनमो को घुमाते हैं जनरेटर में, पावर हाउस में टरबाइन की हेल्प से हम जनरेटर को घुमाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती है, 2 तारें बाहर निकलती हैं और वो तार हिलती कुछ नहीं है, खड़ी है अपनी जगह पे, लेकिन उसमें वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है कोई चीज चलाने के लिए। अब बताइए कन्वर्शन क्या हुआ? यस, जनरेटर को हमने क्या किया? मोशन दिया, उससे क्या निकली? इलेक्ट्रिसिटी। तो कन्वर्शन क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, कोयले को हम जलाते हैं और कोयले को जलाने से हीट बनती है, कन्वर्शन केमिकल टू हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी, उसी का नाम है थर्मल एनर्जी। ओके, अब उस हीट को हमने स्टीम को दिया और स्टीम वाटर को दिया, वाटर स्टीम बना और स्टीम ऐसे फैलती है, स्टीम फैल के टरबाइन को चला देती है। एक नोजल से निकलेगी, नोजल से निकल के टरबाइन को ऐसा हिट करेगी और टरबाइन घूमेगी। ये कौन सा कन्वर्शन हुआ? थर्मल टू मैकेनिकल, ठीक है। अब वो जो टरबाइन चल रही है वो कनेक्ट है जनरेटर के साथ, तो जनरेटर भी चला, जनरेटर चला तो उससे इलेक्ट्रिसिटी निकली, कौन सी एनर्जी बन गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। कहां से शुरू किया था? केमिकल, केमिकल से थर्मल, थर्मल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। डिवाइस क्या क्या बीच में लगी, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आपका क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर हमको मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करना है तो कौन सी डिवाइस लगेगी? हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो कौन सी डिवाइस लगेगी? दैट विल बी टरबाइन एंड स्टीम। स्टीम एंड टरबाइन सिस्टम विल कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये सिस्टम भी आपको याद रखना। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बनी, उस इलेक्ट्रिसिटी से हमने हमारे घर में आई और अपने घर में हमने उससे म्यूजिक सिस्टम चलाया। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? साउंड एनर्जी, ठीक है। ओके, ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई। उसके बाद वो एनर्जी कहां गई?
वो साउंड एनर्जी, यस, एयर पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हुआ और हमने आवाज को सुना, ठीक है। इस तरह से इतने सारे कन्वर्शन हुए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, इसके लिए हमको क्या लगता है? स्पीकर। स्पीकर से आवाज निकलती है, ओके। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और आपसे पूछूं साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिवाइस का नाम बताइए। सबको मालूम है? साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज द डिवाइस रिक्वायर्ड? यस, माइक्रोफोन। माइक में हम बोलते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। अच्छा, देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक। अब मुझे बताइए लाइट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल, लाइट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल इज सोलर पैनल, वेरी करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कन्वर्टेड टू लाइट, दैट इज ट्यूब लाइट, बल्ब, एवरीथिंग, ठीक है। इस तरह से एनर्जी के कन्वर्शन होते हैं, राइट। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, जितनी चीजें चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी से, पंप, मोटर, ऑल दीज आर कन्वर्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो ये है दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म। दूसरी बात, अब एनर्जी से रिलेटेड कुछ और चीजें समझिए। एनर्जी एक लॉ को फॉलो करती है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स में आपने क्या क्या देखा? यस, केमिकल, हीट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट, साउंड, एंड देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स। अगली चीज हमने क्या देखी? इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट, it is possible to convert one type to other type, one type of energy to other type using a device. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में नहीं नोट कराऊंगा, आपने क्लास 10 में भी पढ़े हैं एंड अभी ये सब रिवाइज किए हैं, वी नो इट वेरी वेल, ओके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, whenever there is a conversion, there is some loss of energy. Whenever there is a conversion, और इसके पहले एक फंडामेंटल जो एनर्जी का लॉ है, what does that say? That energy cannot be created. Energy conserved. What does it mean? It means इस दुनिया में, इस नेचर में जितनी एनर्जी बनी हुई है वो उतनी ही रहेगी। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। We cannot create energy, we cannot destroy energy, we are also a part of energy. Okay? So energy cannot be created, it cannot be destroyed, it can only be transformed from one form to the other form. Okay? So energy is conserved. Can't be created or destroyed. ओके, चौथी चीज, जब भी हम वर्क करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है कि नहीं होती?
देने में ये एनर्जी खर्च होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है तो मेरा सूटकेस उठा के चल के देखिए, आपकी एनर्जी खर्च होती है कि नहीं होती? होती है। देखिए क्या होता है, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। आपको ना ये दोनों चीजों में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। दो प्रिंसिपल्स, दोनों प्रिंसिपल सच है। एक प्रिंसिपल ये है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है, अपना फॉर्म बदलती है। दूसरा ये है कि अगर आपको वर्क करना है तो आपको एनर्जी चाहिए। पेट्रोल में एनर्जी है, पेट्रोल आपने उसमें डाला मोटरसाइकिल में, उस एनर्जी से वर्क कराया, मोटरसाइकिल चली, क्या पेट्रोल बचा? पेट्रोल खत्म हो गया, अब आपके पास एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी खर्च हुई। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ये वाला सच आपको समझना है कि दोनों चीजें कैसे कायम रहती हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, दोनों चीजें कैसे कायम रहती हैं। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। हमको एक काम है, एक वर्क है, हमारा वर्क है, हमको हाथ धोना है, ठीक है? हाथ धोने के लिए हमको क्या चाहिए? पानी। हमने क्या किया, छत पर एक टैंक रखा और उस टैंक में 20 लीटर पानी डाला। कितना हमारे पास? 20 लीटर। नीचे एक टैंक रखा, वो टैंक खाली रखा, उसमें कितने लीटर पानी है? 0 लीटर। हमारे पास टोटल वाटर कितना है? 20 लीटर। वहां से हमने एक टैंक लेकर आए, उस टैंक में हमने एक नल लगाया, यहाँ एक वॉश बेसिन रखी, वॉश बेसिन से ड्रेन निकाल के नीचे वाले टैंक में डाला। ये अरेंजमेंट बन गया, दिस इज ए डिवाइस। उसके बाद हमने उस नल को खोला और हाथ धो लिए। हमारा काम हो गया कि नहीं? काम हो गया। हाथ धोने में 5 लीटर पानी लगा। अब आप मुझे बताइए, ऊपर वाले टैंक में कितना पानी है? नीचे वाले में टोटल कितना है हमारे पास? 20। पानी खर्च हुआ क्या? तो हाथ धोने में पानी खर्च होता है कि नहीं? यही प्रोसेस आपको समझना कि एनर्जी, सुनिए, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उस कन्वर्ट होने की एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग वर्क डन बोलते हैं। तो वर्क डन में एक्चुअल एनर्जी खर्च नहीं होती है, लेकिन हम वर्क डन की कैलकुलेशन में ये कहते हैं कि हमको एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको एनर्जी एक फॉर्म में चाहिए। जैसे हमने पेट्रोल को जलाया, मोटरसाइकिल चली, पेट्रोल के पास एनर्जी थी 1 लाख जूल। एनर्जी जली, वो मोटरसाइकिल चली तो वो जो थी 1 लाख जूल। इससे पेट्रोल जलाकर हमने जब मोटरसाइकिल चलाई तो इसमें से मान लीजिए 5000 जूल। इसका तो आपको साउंड सुनाई पड़ा, ठीक है? उसके बाद हमने काउंट किया फ्रिक्शन कितना था और फ्रिक्शन के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। फ्रिक्शन इज ए फोर्स, जिसको कैंसल करने के लिए कौन लगाता है फोर्स? इंजन। उस इंजन ने फोर्स लगाया और मोटरसाइकिल को आगे ले गया, आगे ले जाके उसने काम किया, एंड दैट वर्क इज 35,000 जूल। ये उसने क्या किया? मोटरसाइकिल का डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये मोशन है इसलिए बताइए इस एनर्जी का नाम क्या? मैकेनिकल। क्योंकि क्या हुआ? मोशन। सो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। बाकी गर्म धुएं के फॉर्म में साइलेंसर से निकल गया। साइलेंसर से जो पेट्रोल जल के निकला तो हीट होता है, गर्म होता है, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी। तो 60,000 ये क्या बन गया? हीट। किसकी? स्मोक। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। ये जो साउंड होता है, ये साउंड में वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन से एयर मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, हमारे कान से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, और कोई भी दो चीजें आपस में टकराएं तो उसमें हीट पैदा होती है।
तो साउंड हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट। ये मोटरसाइकिल जब चलती है तो इसके चक्के रोड के साथ में घिसते हैं, एयर को हम लोग प्रेस करते हुए चलते हैं, एयर के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और इन सब से हीट पैदा होती है। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट। और ये धुआं जो निकला वो ऑलरेडी किसमें कन्वर्ट हो गया? हीट। तो पूरी की पूरी 1 लाख एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट। इस दुनिया में पहले वो 1 लाख एनर्जी थी, किस फॉर्म में थी? केमिकल एनर्जी विद पेट्रोल। जब मोटरसाइकिल चल गई तो वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी। लेकिन उस हीट एनर्जी का रास्ता, जैसे हमने पानी का रास्ता किसके थ्रू बनाया था? नल, और उसके नीचे वॉश बेसिन, ये डिवाइस लगाई। उसी तरह से इस पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी बनाने के लिए हमने रास्ते में क्या लगा दी? मोटरसाइकिल। तो एक प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस से वो हीट किसमें कन्वर्ट हो गया? केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? हीट में। और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? वर्क डन। क्योंकि हमारा काम मोटरसाइकिल पे बैठ के जाने का था, वो हो गया। इस तरह से वर्क डन होता है। तो वर्क डन कब होता है? जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इस तरह से वर्क डन होता है। और बीच की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्क। ये एक फंडामेंटल चीज है जो बहुत कम समझ में आती है और ये आपको जरूर समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही तो हमारे लॉस है। एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द नेचर। एनर्जी कभी लॉस नहीं होती है। अगर एनर्जी लॉस नहीं होती है तो फिर हम वर्क कैसे करते हैं? तो वर्क में एनर्जी खर्च नहीं होती है, कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और इस कन्वर्शन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वर्क डन। लेकिन वर्क डन के लिए हम लोग एनर्जी से कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कैलकुलेशन करते हैं? एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर चलती है। हमने आज 5 लीटर पेट्रोल डलाया और कल देखा कि उसमें 3 लीटर पेट्रोल था। तो मोटरसाइकिल कितना चलने का वर्क कर चुकी है? आज 5 डलवाया और कल कितना मिला उसमें? 2 लीटर खर्च हो गया। वो एनर्जी उसकी हीट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हम क्या कहते हैं? मोटरसाइकिल जरूर 80 किलोमीटर चल चुकी है। वर्क इज डन। ये वर्क हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया 80 लीटर? क्योंकि हमको मालूम है कि केमिकल एनर्जी जब 1 लीटर पेट्रोल की कंज्यूम होती है तो मैकेनिकल एनर्जी हमको 40 किलोमीटर चलने की मिलती है। ठीक है, तो हम कोई भी एक सोर्स पकड़ते हैं और उस सोर्स की पहले की एनर्जी देखते हैं और बाद की एनर्जी देखते हैं। पेट्रोल की पहले कितनी एनर्जी थी? 5 लीटर। बाद में कितनी थी? 3 लीटर। तो ये 2 लीटर से उसने क्या किया होगा? यस, कन्वर्ट हुई। और कन्वर्ट की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। तो अगर उससे वर्क हुआ, अगर वर्क हुआ तो कितना हुआ होगा? 2 लीटर पेट्रोल की हीट के बराबर वर्क हुआ। ठीक है, इस तरह से एनर्जी के डिफरेंस से हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वर्क में एनर्जी लग जाए और एनर्जी इस दुनिया से खत्म हो जाए क्योंकि वर्क किया है, ऐसा कभी नहीं होता। एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्ट। ये बात समझ में आ रही? कुछ आगे चल के थोड़ा सा और इसके एग्जांपल्स आएंगे, आपको समझ में आते जाएगा। तो जब भी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो ये चीज को हम लिख लेते हैं। एनर्जी इज कन्वर्ट दिस। वर्क डन इज द प्रोसेस work is done in the process of conversion. Conversion of energy from one form to other form.
से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी मर्जी से काम नहीं करती, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। जैसे हमने केमिकल एनर्जी, कोयले की हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है तो डिवाइस कौन सी लगाएंगे? पावर हाउस। पावर हाउस लगाया, इधर से कोयला डाला, इधर से एनर्जी निकली। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उस पावर हाउस में कोयले के पास 1 लाख जूल एनर्जी थी और जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं तो हमको 10,000 जूल एनर्जी मिलती है। 90,000 जूल हवा में उड़ जाती, रेडिएट होके हीट के फॉर्म। हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसको। क्यों? हमारे प्रोसेस जो होते हैं, हर प्रोसेस में ये कमी होती है कि कभी भी हम कन्वर्शन 100% कन्वर्शन नहीं कर सकते। उस इलेक्ट्रिकल को हम लेकर आते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनी, मान लीजिए 1 लाख जूल केमिकल एनर्जी थी, उसको हमने जलाया, हीट कन्वर्ट हुई, उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाई तो हमको सिर्फ 30,000 जूल मिली। तो हमारी मशीन की एफिशिएंसी 30% है। ठीक है? उस 30,000 जूल को हम अपने घर लेके आए और घर लाके गीजर में हमने इलेक्ट्रिसिटी जोड़ी और उससे पानी गर्म किया। गीजर अगेन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। देयर इज ए कन्वर्शन। जब भी कन्वर्शन होगा उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाएंगे। या मान लीजिए उससे हमने लाइट जलाई, बल्ब जलाया, बल्ब से हमको क्या चाहिए? लाइट। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है? वो पहले गर्म होता है, गर्म होके इतना हीट होता है कि चमकता है, चमकने के बाद उसमें से लाइट निकलती है। तो हीट होगा तो हीट एनर्जी उसमें वेस्ट होगी। जो 30,000 हीट उसको मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, उसमें से 5,000 उसने लाइट में कन्वर्ट की और 25,000 हीट में वेस्ट कर दी। तो अल्टीमेटली हमको कितनी लाइट मिली? 5,000 जूल। और केमिकल एनर्जी हमने कितने खर्च की थी? 1 लाख जूल। तो हर कन्वर्शन में एनर्जी का लॉस होता है। अगर आप कोयले से हीट लेंगे पानी गर्म करने के लिए तो आपको 100 जूल एनर्जी मिलेगी। अगर उसी से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को घर पे लाएं, घर पे लाके उससे गीजर चलाएं और उससे पानी गर्म करें तो आपको 10 जूल या 15 जूल एनर्जी मिलेगी। बाकी सब एनर्जी रास्ते में लॉस हो जाएगी। सो देयर इज सो मच लॉस इन कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। ओके, जब भी कन्वर्शन में एनर्जी लॉस होती है तो वो किस फॉर्म में होती है? आंसर है हमेशा हीट के फॉर्म में होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट एनर्जी का सबसे लास्ट फॉर्म है। सब तरह की एनर्जी लास्ट में जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट। अगर हम यहां से इस चॉक को ऐसे थ्रो करेंगे, इसके पास वेलोसिटी होगी, इसके पास मास है, इसके पास मोशन है, तो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी। ये जाके वॉल से टकराएगी और वहां गिर जाएगी। इसका मोशन खत्म हो गया, इसकी मैकेनिकल एनर्जी खत्म हो गई, वॉल भी अपनी जगह पे खड़ी है, उसके पास भी मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। तो ये एनर्जी गई कहां? कंजर्वेशन के नियम से बताइए। तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू हीट। बाद में आप लोग पढ़ेंगे कि अगर हम एक बॉल को वॉल से हिट करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज टोटली हीट। उसमें क्या होगा ये याद करिए कि अगर किसी जगह पर पानी है और आपने जोर से पैर मारा तो क्या होगा? पानी की बहुत सी ड्रॉप्स उड़ेंगी। वो जो ड्रॉप्स का उड़ना है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो उसी तरह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वॉल पर हिट करते हैं, बॉल को वॉल्स पर हिट करेंगे तो उन दोनों के बीच में जो एयर के पार्टिकल आएंगे, वो एयर के पार्टिकल जब ऐसा ये दबेगा तो एयर के पार्टिकल वहां से बड़ी तेजी से निकल के भागेगा।
उस एयर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी आई। तो हमने बॉल को जो एनर्जी दी थी वो जाकर बॉल वहीं गिर गई, तो उसकी एनर्जी कहां गई? इट इज कन्वर्टेड इनटू टू फॉर्म्स। वन, मैकेनिकल एनर्जी इन द एयर पार्टिकल्स, which air particles are now spreading out. Other, it is converted into the form of heat. और जो एयर के पार्टिकल ऐसे वहां से भागते हैं, स्प्रेड होते हैं, वो स्प्रेड होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, टकरा के उनकी स्पीड खत्म, उनकी एनर्जी खत्म। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? टकराए, टकराने से फिर वो भी हीट में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी कन्वर्ट होते 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 लास्ट में हमेशा किस फॉर्म में पहुंचती है? हीट के फॉर्म। ये आप याद रखिए कि एनर्जी का कन्वर्शन लास्ट में क्या होता है? हीट। तो द लास्ट कन्वर्शन इज हीट। The last conversion is to the heat form. ये एनर्जी के बारे में थोड़े से फैक्ट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए कि हीट और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन होता है। अभी फिर आएगा बीच में एक वर्क एनर्जी थ्योरम, थोड़ा सा और इसको पढ़ेंगे, ये एनर्जी के बारे में। अब हम लोगों ने क्लास 11th में जो एनर्जी का फॉर्म स्टडी करना है उसमें हमने करना है मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। ये दो एनर्जी हम लोगों ने, मैकेनिकल और हीट, ये दो तरह की एनर्जी स्टडी करनी है। तो वी विल स्टार्ट विद मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पास होती है, क्यों होती है? It has a capacity to do the work because it is under motion. क्या है? मोशन है या उसकी पोजीशन। किसी भी काम में मैकेनिकल एनर्जी लगी, हमको कैसे पता लगेगा? तो आंसर है कि अगर किसी कारण से किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ तो हम बोलेंगे इसको कौन सी एनर्जी मिली? मैकेनिकल एनर्जी। किसी की पोजीशन में चेंज हुआ तो उसको कौन सी एनर्जी मिली? मैकेनिकल एनर्जी मिली। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या कर सकती है? मैकेनिकल एनर्जी कैन चेंज कंडीशन ऑफ मोशन और पोजीशन। ठीक है? Therefore, mechanical energy is the one which runs the nature. Nature या दुनिया कैसे चलती है? नेचर या दुनिया चलने के लिए हमको लगातार मोशन चाहिए और लगातार पोजीशन में चेंज होना चाहिए, तभी तो हम चलेंगे, तभी सब चीज चलेगी। तो सब काम में क्या लगती? कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे प्राइम एनर्जी
का फॉर्म कौन सा है? मैकेनिकल एनर्जी। हर दूसरी एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? मैकेनिकल में, ताकि दुनिया चले। अगर हमको मोटरसाइकिल चलानी है, एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज करनी है, तो हमको क्या चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी कभी हम कोयले से लेके आते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी से लेके आते हैं, कभी पेट्रोल से लेके आते हैं, कभी सोलर से लेके आते हैं, किसी से भी लाते हैं, पर कन्वर्ट किस में करते हैं? मैकेनिकल में, क्योंकि दुनिया किससे चलती है? मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। ये अंडरस्टूड है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, तो अगर उसके पास वेलोसिटी भी है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? द कैपेसिटी टू डू द वर्क। ये एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, उस पर हमने कितना फोर्स लगाया? ma। इसके कारण एक्सेलरेशन कितना लगा? a। यहां से एक्सेलरेशन लगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। उतनी देर में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? s। तो हमारा रिलेशन क्या कहता है? हाउ मच वर्क वी हैव डन ऑन द ऑब्जेक्ट। Work done on the object. Force into displacement.
जिसने फोर्स लगाया उसने अपनी एनर्जी खर्च की, वो एनर्जी खर्च की, उसका फॉर्म बदला, उसका एनर्जी का लेवल कम हो गया। कितना कम हो गया? जितना उसने वर्क किया। वो वर्क भले जिस फॉर्म में चला गया, इसका लेवल जितना कम हुआ उतना उसने वर्क किया। और उसने कितना वर्क किया? वर्क का हमारे पास डेफिनेशन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो वर्क किया इसके कारण उसमें वेलोसिटी आ गई, उसका मोशन चेंज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? उसको मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। ऑब्जेक्ट को मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। कितना? जितना हमने उस पर वर्क किया। हमने अपनी एनर्जी को क्या प्रोसेस में लगाया? वर्क। उस वर्क से वो किसमें कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। तो हम उसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एस। एफ को क्या लिखा? एम ए इनटू एस। और इसको हमने यहाँ हाफ किया, यहाँ 2 कर दिया, कर सकते हैं मैथमेटिकली। और 2as किसके बराबर होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u क्या थी? 0 रख दिया, तो वर्क डन कितना हुआ? हाफ mv स्क्वायर। और ये जो हमने वर्क डन किया वो कहाँ चला गया? क्या बन गया? एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी आ गई। जिस चीज के पास मोशन आ जाए उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv स्क्वायर। दिस वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है? so this is formula for kinetic energy. When a body has mass m and it is moving with velocity v, it has capacity to do the work. ठीक है? तो जिस चीज के पास मास है, जिसके पास वेलोसिटी है, उसके पास काम करने की कैपेसिटी है। एक रोड रोलर चल रहा है, उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, उसके सामने खड़े हो जाइए, वो काम करके दिखा देगा। ठीक है? Okay, so this is kinetic. Next is potential energy. किसी बॉडी पर हमने काम किया, उसकी पोजीशन चेंज कर दी। एक बॉल जो ग्राउंड पे रखा था उठाया, उठा के अलमारी के ऊपर रख दी, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। उसके लिए हमको वर्क करना पड़ा, हमने अपनी एनर्जी खर्च की, वर्क किया, और उस वर्क से उसकी पोजीशन चेंज हो गई। वी विल से दैट नाउ दैट बॉल हैज पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से हमने एक स्प्रिंग लिया, इतना लंबा स्प्रिंग था, उसको ऐसे कंप्रेस किया, हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, वी हैव डन द वर्क। और ऐसे दबा के उसको चिटकनी लगा के छोड़ दिया। अब वो दबा हुआ एक स्प्रिंग है, दबा हुआ स्प्रिंग है, हमने उस पर वर्क कर चुके हैं, हमारी एनर्जी खर्च हो चुकी है। कहाँ गई वो एनर्जी? वी विल से इट इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, क्योंकि हमने वर्क किस पे किया था? स्प्रिंग पे किया। So that energy is stored in the spring. क्या सबूत है? उसका सबूत ये है कि हम एक खिलौने वाली गन लाते हैं जिसके अंदर स्प्रिंग होता है, बाहर से बुलेट ऐसा दबाते हैं, स्प्रिंग दब जाता है, हमने वर्क कर दिया और वो ट्रिगर उसमें जाके फंस जाता है। अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही ट्रिगर को दबा के रिलीज करेंगे क्या होगा?
स्प्रिंग वो एनर्जी हमको वापस करेगा, बुलेट पे काम करेगा और बुलेट स्पीड से जाएगी। दैट इज ए मैकेनिकल वर्क डन। एक खड़ा हुआ, एक फैला हुआ स्प्रिंग वो काम नहीं करता, दबाया हुआ स्प्रिंग वो काम करता है, क्योंकि हमने उसका साइज बदल दिया, तो हमने उसको एनर्जी दे दी। जब तक वो दबा हुआ है या जब तक एक्सटेंडेड है, उस समय उसका क्या चेंज हो चुका है, साइज, तो उसके पास एनर्जी। एक और चीज है, देखिए, एक हमारे पास ऐसे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हमने ऊपर या नीचे नहीं रखा, पोजीशन चेंज नहीं की, हमने इसको दबाया भी नहीं, खींचा भी नहीं, साइज भी चेंज नहीं किया। हमने क्या किया, नीचे से ऐसे पकड़ा, ऊपर से ऐसे पकड़ा और इसको ऐसा ऐंठ दिया, घुमा दिया, एक चक्कर ऐसा घुमाया और घुमा के 1-2 चक्कर ऐसा घुमाए और घुमा के उसको अटका दिया, फिटकरी लगा दी, ठीक है। और इसके अंदर एक खिलौना बना दिया और खिलौने में हमने मुर्गी के पैर लगा दिए। अब आप उस फिटकरी को खोलेंगे तो क्या होगा, चलेगी। ये क्या है, वर्क डन। ये वर्क डन के लिए एनर्जी किसने दी, स्प्रिंग। तो ये बताइए, हमने स्प्रिंग का क्या चेंज किया, साइज नहीं चेंज किया और पोजीशन भी चेंज नहीं की। अब हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत बड़ा शब्द है। कॉन्फ़िगरेशन हमको समझाता है अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल और अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी। जैसे ये 5 मॉलिक्यूल हैं, ये 5 मॉलिक्यूल हैं, ये 5 के सामने ये 5 मॉलिक्यूल एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए। इट इज ए पर्टिकुलर डिजाइन। हमने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाने से ये 5 अब ऐसे आ गए। अभी भी 5 के सामने 5 है, वही साइज है, वही पोजीशन है, 5 के सामने 5 है, लेकिन कुछ बदल गया। क्या बदल गया है, कॉन्फ़िगरेशन। ये समझ आया, क्या बदला, अरेंजमेंट बदला। पहले इसके सामने ये था, इसके सामने ये था, अब ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। व्हाट वी हैव चेंज, कॉन्फ़िगरेशन। न साइज चेंज हुआ, न पोजीशन चेंज हुई। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में भी हमको फोर्स लगाना पड़ा और डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा। जहां हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया, हमको वर्क करना पड़ा। वर्क करना पड़ा, अपनी एनर्जी खर्च हुई, और अगर हमारी एनर्जी खर्च हुई, डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, वो स्टोर होगी। किसमें स्टोर होगी, जिस पर हमने वर्क करके कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। तो जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, अगेन वर्क इज डन। तो ये 3 चीजें हमने ले ली, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने में, उसमें साइज चेंज करने में या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में। अगर हमको फोर्स लगाना पड़ता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये वाला वर्क डन उसकी एनर्जी बन जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी में एक हम नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम रखते हैं उस एनर्जी का। वो नाम उस बेसिस पर होता है कि हमने किस फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट किया, किस फोर्स के अगेंस्ट काम किया। अगर एक बॉल को मैंने ऐसे नीचे से उठाया और ऊपर ले गया, मुझे फोर्स लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इस बॉल को कौन खींच रहा था नीचे, ग्रेविटी। उसके कारण मुझे फोर्स लगाना पड़ा ग्रेविटी के अगेंस्ट, और पोजीशन चेंज करके बॉल को ऊपर रख दिया। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कौन से फोर्स के अगेंस्ट काम किया हमने, ग्रेविटेशन। तो इस एनर्जी को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है पर ग्रेविटी का फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर एक स्प्रिंग को दबाया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं है, स्प्रिंग का फोर्स है, तो उसका नाम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से नोमेनक्लेचर में हम उस फोर्स का नाम भी जोड़ देते हैं जिस पे हमने वर्क किया। तो फोर्स 2 तरह के हो सकते हैं। देखिए, इससे उसकी कैलकुलेशन बनती है। एक बॉल को मैंने यहां से ऊपर उठाया, जब हम उसको बॉल को यहां से उठा रहे हैं तो हम अपने हाथ पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, mg। यहां से उठा के हम यहां तक ले गए
अभी भी हमारे हाथ में कितना फोर्स लग रहा है, mg। फिर हम यहां से उठाकर यहां ले गए mg, और यहां पर ले गए अब भी mg। क्या फोर्स चेंज हुआ? नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा केस देखिए, ये एक स्प्रिंग है, ये छत के साथ लगा हुआ है, यहां पर हमने फोर्स लगाया। शुरू में हमको फोर्स कुछ नहीं लगता, ऐसे दब जाता है। जब हम इसको यहां से लेके यहां तक गए, यहां पर, तो हमको फोर्स लगाना पड़ा 5 न्यूटन, क्योंकि अब ये थोड़ा सा टाइट हो गया। फिर इसको और ऊपर ले गए, अब यहां से अगर ऊपर ले जाना है तो फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन। तो ये वाला फोर्स कैसा फोर्स है, वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स। और ये वाला फोर्स कैसा है, यूनिफॉर्म। तो जब हम किसी चीज की पोजीशन, साइज या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो दो तरह से फोर्स लगाया जा सकता है। एक यूनिफॉर्म फोर्स जो एक जैसा रहेगा, और दूसरा वेरिएबल फोर्स जो कि बढ़ता चला जाएगा या कम होता चला जाएगा। ऐसे में हम पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो आंसर है, अगर फोर्स यूनिफॉर्म है तो वर्क डन कैलकुलेशन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट h। ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, वर्टिकल g की डायरेक्शन में, ताकि हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज F S cos थीटा। ये थीटा को 0 होना जरूरी है। 0 कब होगा, mg वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल होना चाहिए। दिस इज नेसेसरी। देन वर्क डन कितना हो जाएगा, mg h। This work done convert to potential energy of the body. So, what is formula for potential energy? U is equal to mgh. ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक स्प्रिंग के केस में जब हम फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग के केस में फोर्स हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितना होता है, K इंटू एक्स। वर्क डन ये हम एक बार पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वर्क डन कितना होता है, दिस इज, यहां से हमने इसको थोड़ा सा दबाया, ऑलरेडी हम x डिस्प्लेस कर चुके हैं, यहां से और थोड़ा सा दबाया dx, then how much is the work done, force multiplied by displacement। This is a very small work done, dw, then total work done is integral kx dx। This is k is constant and x dx का integration half x square, so this is half kx square। What is x? This is displacement, compression or expansion। If spring is compressed from x1 to x2, energy required half m x1 square minus x2 square। वैसे ही अगर एक बॉल को हाइट h1 से h2 तक ले गए
तो कितनी एनर्जी हम देंगे, mgh2 माइनस h1। बॉल हमको कितना काम करके देगा, mgh2 माइनस h1। ठीक है, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। बस इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।